हाय एवरीवन, दिस इज़ कीर्ति तिवारी और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे टॉप 60 MCQs फॉर TGT इंग्लिश विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आप लोगों से। आप लोगों को बताना है यहाँ पर कि हाउ मैनी स्टेंजास आर फाउंड इन इंग्लिश सोनेट, कि इंग्लिश सोनेट के अंदर कितनी स्टेंजास पाई जाती हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि स्टेंजा क्या होती है। स्टेंजा अ ग्रुप ऑफ लाइन इज़ कॉल्ड स्टेंजा। लाइंस के ग्रुप को हम स्टेंजा कहते हैं। फिर वो ग्रुप हमारा कितनी भी लाइन का हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, है ना। तो यहाँ पर इंग्लिश सोनेट की बात हो रही है। इंग्लिश सोनेट बेसिकली 3 क्वार्टेट एंड 1 कपलेट में डिवाइड होती है। द राइट ऑप्शन विल बी 4 स्टेंजा इसके अंदर आपको देखने को मिलती हैं। इंग्लिश के अंदर वैसे भी मतलब दो ही जो मेजर सोनेट के टाइप हैं वो दो ही हैं, पेटार्कन सोनेट और इंग्लिश सोनेट। पेटार्कन सोनेट क्योंकि जो इटालियन पोइट पेटार्क थे उन्होंने उसे पॉपुलर किया तो उनके नाम पर उसका नाम पड़ गया पेटार्कन, और इंग्लिश में शेक्सपियर ने इसे फेमस किया था, मतलब पॉपुलर किया था, तो इसलिए इसका नाम मतलब शेक्सपियरियन सोनेट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मैनी क्वार्टेट आर फाउंड इन एन इंग्लिश सोनेट। अब यहाँ पर आपको ये बताना है कि जो इंग्लिश सोनेट है उसमें कितने क्वार्टेट होते हैं। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा कि उसमें 3 क्वार्टेट होते हैं, 3 क्वार्टेट में डिवाइड होती है वो, और लास्ट में एक कपलेट होता है, ठीक है। 3 क्वार्टेट होते हैं, तो आपका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मैनी लाइन्स आर फाउंड इन ए क्वार्टेट। अब आपको ये बताना है कि एक क्वार्टेट के अंदर कितनी लाइन्स होती हैं। तो एक जो स्टेंजा होती है वो ग्रुप होता है लाइन्स का, ठीक है, उसमें मतलब तो जो क्वार्टेट होता है वो 4 लाइन्स का ग्रुप होता है। तो जो आपका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ए, 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मैनी कपलेट्स आर फाउंड इन एन इंग्लिश सोनेट, ठीक है, यानी कि एक इंग्लिश सोनेट के अंदर कितने कपलेट पाए जाते हैं, कितने कपलेट्स होते हैं। 3 क्वार्टेट होते हैं, एक कपलेट होता है। द राइट ऑप्शन विल बी ए। और ऐसे भी पूछा जाएगा कि हाउ मैनी कपलेट आर फाउंड इन एन शेक्सपियरियन सोनेट, तब भी एक ही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ इंग्लिश सोनेट। जो इंग्लिश सोनेट है उसकी राइम स्कीम क्या होती है ये आपको बताना है। ए डबल बी ए सी डी सी, या फिर ए बी सी डी ई एफ जी जी। द राइट ऑप्शन विल बी बी। इंग्लिश सोनेट की जो राइमिंग स्कीम है वो है ए बी सी डी ई एफ जी जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे। आपको बताना है कि इंग्लिश ऐसे का फादर किसे कहा जाता है, ठीक है। फ्रांसिस बेकन इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे। द राइट ऑप्शन विल बी बी। बी आपका सही हो जाएगा। अगर आपसे केवल इतना पूछा जाए कि हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ ऐसे, तो तब आपका आंसर होगा माइकल द मोंटेग। ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, बेकन वॉज द चाइल्ड डैश मूवमेंट, यानी जो बेकन है उन्हें किस मूवमेंट का चाइल्ड माना जाता है। ऑप्शंस हैं रिफॉर्मेशन, प्रोटेस्टेंट, रेनेसा या फिर रेफेलाइट। द राइट ऑप्शन विल बी ए, बेकन वॉज द चाइल्ड ऑफ रिफॉर्मेशन मूवमेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, विच स्टाइल ऑफ राइटिंग बेकन यूज्ड इन हिज ऐसे, कि जो बेकन थे वो अपनी राइटिंग में कौन सी स्टाइल यूज़ करते थे। उनकी जो राइटिंग है मतलब ऐसे हैं उनके, वो कैसे होते थे, बिब्लिकल होते थे, पोइटिक होते थे, डेस्क्रिप्टिव होते थे या फिर एफोरिस्टिक होते थे। एवरीबॉडी नोज़ कि जो बेकन हैं वो एफोरिस्टिक स्टाइल में अपने एसेज लिखते थे। द राइट ऑप्शन विल बी डी। और एफोरिस्टिक का मतलब होता है कि मतलब एकदम टू द पॉइंट, यानी गागर में सागर भरना वाली बात, यानी कि कम शब्दों में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, हुज एसेज आर कॉल्ड अ हैंडबुक ऑफ प्रैक्टिकल विजडम, कि किसके एसेज को प्रैक्टिकल विजडम के हैंडबुक माना जाता है। ऑब्वियसली बेकन्स एसेज आर कॉल्ड अ हैंडबुक ऑफ practical wisdom. The right option will be A. And next है question number 10, who said studies serve for delight, for ornament and for ability। किसने कहा था, यानी किसका स्टेटमेंट है आपको बताना है। बेकन said studies serve for delight, for ornament and for ability, और ये लाइंस उनके ऐसे ऑफ स्टडी से ली गई है। द राइट ऑप्शन विल बी ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, एन एलेक्जेंड्राइन इज़ द लास्ट लाइन ऑफ द, यानी कि जो एलेक्जेंड्राइन लाइन होती है वो किसकी लास्ट लाइन होती है। ऑटेवा रिमा, स्पेंसरियन स्टेंजा, राइम रॉयल या फिर टेरेसा रिमा। ये एलेक्जेंड्राइन जो लाइन होती है ये स्पेंसरियन स्टेंजा की लास्ट लाइन होती है ना। द राइट ऑप्शन विल बी बी, स्पेंसरियन स्टेंजा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, द टेरेसा रिमा इज स्टेंजा ऑफ,
जो टेरेजरेमा है वो कितनी लाइन की स्टेंजा होती है? सो ए टेरेजरेमा इज ए स्टेंजा ऑफ 3 लाइन, सो द राइट ऑप्शन विल बी सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, द स्पेंसेरियन स्टेंजा हैज़, यानी कि स्पेंसेरियन स्टेंजा में कितनी लाइन्स होती हैं आपको बताना है। सो ऑप्शंस हैं 4 लाइन्स, 6 लाइन्स, 8 लाइन्स या फिर 9 लाइन्स। सो मैंने अभी बताया था स्पेंसेरियन स्टेंजा के अंदर 9 लाइन्स होती हैं, यानी 8+1 का कॉम्बिनेशन होता है। 8 लाइन आपकी होती है आइम्बिक पेंटामीटर में एंड 9वीं लाइन होती है मतलब वही हेक्सा में, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, एन आइम्बिक पेंटामीटर लाइन कंटेंस, एक जो आइम्बिक पेंटामीटर की लाइन होती है उसमें मतलब कितने फीट होते हैं आपको बताना है। सो पेंटा का मतलब भी 5 होता है, सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, 5 फीट होते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, द आइम्बिक पेंटामीटर इम्प्लीज विच ऑफ द फॉलोइंग, जो आइम्बिक पेंटामीटर है उससे रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है आपको ये बताना है, ठीक है। PGT 5 में पूछा गया क्वेश्चन नंबर। सो देखिए ऑप्शंस हैं, ए 5 syllables इन द पैटर्न अनस्ट्रेस एंड स्ट्रेस। नेक्स्ट है 5 syllable इन द पैटर्न स्ट्रेस अनस्ट्रेस, द पैटर्न स्ट्रेस अनस्ट्रेस रिपीटेड 5 टाइम्स, द पैटर्न अनस्ट्रेस स्ट्रेस रिपीटेड 5 टाइम्स। सो यहाँ पर आपका जो डी वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें पैटर्न अनस्ट्रेस और स्ट्रेस मतलब अनस्ट्रेस सिलेबल स्ट्रेस लेवल के द्वारा फॉलो किया जाता है 5 टाइम, यानी कि 1 फुट में 2 सिलेबल होंगे, है ना, इस अनस्ट्रेस और स्ट्रेस, अनस्ट्रेस और स्ट्रेस। क्वेश्चन नंबर 16, लेट्स गो देन यू एंड आई व्हेन द इवनिंग इज स्प्रेड आउट अगेंस्ट द स्काई लाइक अ पेशेंट इथराइज अपॉन अ टेबल द एवर लाइन्स हैव बीन रिटन इन। ये जो लाइन्स हैं ये बताना है आपको कि कौन सी फॉर्म में लिखी गई है, यानी कौन सी इनका जो राइमिक पैटर्न है वो क्या है। अनराइम्ड वर्ड्स हैं, ब्लैंक वर्ड्स हैं, फ्री वर्ड्स हैं या फिर आइम्बिक मीटर में ये लिखी गई हैं। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी। ये जो लाइन्स हैं ये फ्री वर्ड्स का उदाहरण है, फ्री वर्ड्स में लिखी गई हैं और ये जो पोएम है T.S. एलियट की प्रूफ ऑफ उससे ली गई हैं लाइन्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, अ फिगर ऑफ स्पीच वेयर इन अ कंपैरिजन इज मेड between two unlike quantities without the use of the word like or as is term। यानी आपको ये बताना है कि वो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें कंपैरिजन तो होता है, ठीक है, कंपैरिजन होता है 2 अनलाइक थिंग में, मतलब जो असमान चीज़ें हैं उन्हीं के बीच में कंपैरिजन होगा, बट ये जो टर्म है लाइक और एज इनका यूज़ नहीं करा जाएगा, इन्हें ओमिट करा जाएगा उसमें। तो वो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है ये आपको बताना है, ठीक है। सो ये मेटाफर होता है। मेटाफर सिम्पली बेसिकली दोनों एक ही बात होती है, इसमें भी आपका कंपैरिजन होता है दोनों अनलाइक चीज़ों के बीच में और मेटाफर में भी होता है, बट इसमें बस डिफरेंस क्या है कि जो सिम्बली है वो एज लाइक सो से स्टार्ट होती है, ठीक है, और जो मेटाफर है उसमें ये हैं इन्हें ओमिट किया जाता है इन वर्ड्स को, लाइक और एज, सो, etc, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, द फिगर ऑफ स्पीच इन ओ माई लव इज़ लाइक अ रेड रेड रोज़ इज़, यानी जो लाइन है ओ माई लव इज़ लाइक अ रेड रेड रोज़, आपको बताना है इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। सो यहाँ पर लाइक यूज़ हो रहा है, सो ऑब्वियसली द फिगर ऑफ स्पीच विल बी सिम्बली। सो ए आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। PGT 2013 में भी ये पूछा गया था क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट डज हैमलेट डू ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस, यानी जो परफॉर्मेंस चल रही थी हैमलेट प्ले के अंदर, प्ले विद इन प्ले, उसमें वो क्या करता है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 कि ही स्नीक आउट, ही एक्सप्लेन एवरी वंस बिहेवियर, ही ट्राइज टू मेक अप विद ऑफेलिया, ही ट्राइज टू किल क्लॉडियस। सो वो क्या कर रहा था, वो मतलब बिहेवियर चेक कर रहा था ना उस समय कि मतलब इस रिएक्शंस को देख रहा था वो कि बेसिकली क्लॉडियस के और जो गर्टूड है उसके एक्सप्रेशंस क्या होंगे प्ले को देखकर। सो आपका जो बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, ही एक्सप्लेन एवरीवेयर बिहेवियर, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज़ क्लॉडियस रिएक्शन टू द प्ले, जो प्ले चल रहा था उस पर क्लॉडियस का क्या रिएक्शन था ये आपको बताना है। ही एडमायर्स द परफॉर्मेंस, वो उसे एडमायर कर रहा था। ही डज नॉट पे अटेंशन, वो कोई ध्यान नहीं दे रहा था। ही एल्स एंड लीव्स, या ही डिमांड एन एंकर। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, ही एल्स एंड लीव्स, यानी गुस्से में मतलब वो चला जाता है उसे छोड़ के वहाँ से थी। नंबर 21, हु सेंट फॉर हैमलेट आफ्टर द प्ले, सो गर्टूड सेंट फॉर हैमलेट आफ्टर द प्ले, सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, गर्टूड आपका हो जाएगा सही। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट डज क्लॉडियस वांट रोजेनक्रांट एंड गिल्डस्टर्न टू डू विद हैमलेट,
जो क्लॉडियस है वो रोजनक्रांट और गिल्डस्टन से क्या करवाना चाहता है हेमलेट के साथ, किल हिम, फाइंड आउट व्हाट्स रॉन्ग, टेक हिम टू इंग्लैंड। ठीक है, सो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, टेक हिम टू इंग्लैंड। वो उन्हें उसके साथ उन्हें इंग्लैंड भेज देता है और बाद में उनको ये भी बोल देता है वो कि वहाँ जाके इसको मतलब मार देना है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, हु प्लान्स टू स्पी ऑन गर्टरूड एंड हेमलेट। जो गर्टरूड है और हेमलेट है उसको उस पर कौन नज़र रखने का काम करता है ना, क्लॉडियस, होरेसियो, ऑफेलिया या फिर पोलोनियस। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, पोलोनियस प्लान्स टू स्पी ऑन गर्टरूड एंड हेमलेट। डी आपका है ना सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट डज क्लॉडियस फील गिल्टी फॉर। यानी कि जो क्लॉडियस है वो किसके लिए क्यों मतलब गिल्टी फील करता है, किस चीज़ के लिए। लेट्स सी द ऑप्शंस, किलिंग हिज ब्रदर, अपने भाई को मारने के लिए, मैरिंग द क्वीन, क्वीन से शादी करने के लिए, सेंडिंग हेमलेट अवे, हेमलेट को भेजने के लिए दूर, रनिंग आउट ऑफ द प्ले, और प्ले से मतलब आ जाने के लिए, है ना। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, यानी कि उसे अपने भाई को मारने का गिल्ट फील होता है अंदर ही अंदर। यानी कभी ना कभी तो अंदर एक इंसान को जो भी गलत काम करता है उसे ये फील होता है कि उसने सही नहीं किया, उसने गलत किया है। ठीक है, सो आपका ए जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, वाई डज हेमलेट रिफ्रेन फ्रॉम किलिंग क्लॉडियस व्हेन ही हैज़ द अपॉर्चुनिटी टू। यानी कि जो हेमलेट है वो क्लॉडियस को क्यों नहीं मारता जबकि उसके पास अपॉर्चुनिटी थी। ही डज़ नॉट वांट टू बी किंग, क्लॉडियस इज स्टिल हिज अंकल, क्लॉडियस इज प्रेइंग, ही डज़ नॉट वांट टू हर्ट हिज मदर। ठीक है, सो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा सी, क्योंकि क्लॉडियस उस समय क्या कर रहा था, मतलब प्रेइंग, पूजा कर रहा था। और इस तरीके का मानना है, जो मिथ हैं उसमें ये मानना होता है कि पूजा करते वक्त अगर किसी इंसान को मार दिया जाए तो वो सीधे हेवन में जाता है, यानी कि स्वर्ग में, भगवान है ना। तो वो नहीं चाहता था कि जो क्लॉडियस इतना बुरा आदमी स्वर्ग में जाए मरने के बाद। सो उसने उसे मतलब उस समय लीव कर दिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, व्हेन डज हेमलेट प्लान टू किल क्लॉडियस। यानी कि जो क्लॉडियस है वो हेमलेट है वो क्लॉडियस को कब मारने का प्लान करता है। व्हेन क्लॉडियस इज स्लीपिंग, व्हेन देयर इज ए डाइवर्जन, ठीक है, व्हेन हिज मदर इज अवे, व्हेन क्लॉडियस बिहेव्स बैडली। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, व्हेन क्लॉडियस बिहेव बैडली। जब वो बैडली बिहेव करता है तब उसे वो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, वाई डज पोलोनियस वांट टू एवसड्रॉप ऑन हेमलेट। यानी कि जो पोलोनियस है वो हेमलेट की बातें सुनना चाहता है, छिपकर उसकी बातें सुनने की कोशिश करता है। वो क्यों करता है वो ऐसा, ये बताना है आपको, है ना। सो दैट ही कैन फाइंड आउट वाई हेमलेट इज़ एंग्री एंड अपसेट। वो इसलिए ये सब करता है कि उसको ये पता करना था कि वो क्यों एंग्री है और क्यों अपसेट है। ठीक है, वो एक अजीब सा बिहेव कर रहा था हेमलेट कुछ दिनों से, तो उसे वो फाइंड आउट करना था कि वो क्यों ऐसा कर रहा है। सो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट डज हेमलेट एक्यूज हिज मदर ऑफ। ये जो हेमलेट है वो अपनी माँ पर कौन सा मतलब क्या एक्यूज़ मतलब लगाता है। बिट्रेइंग क्लॉडियस को धोखा देने की बात करता है भैया, नहीं। बिट्रेइंग हेमलेट को तो कोई धोखा नहीं दिया उसने। बिट्रेइंग हिज फादर, बिट्रेइंग हर सेल्फ। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, वो उसको कहता है कि उसने उसके फादर को मतलब धोखा दिया है, क्योंकि इतनी जल्दी शादी कर ली, 1 महीना भी अभी मतलब मरे हुए नहीं हुआ फादर को, और उसने इतनी जल्दी शादी कर ली। तो उसको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मतलब मेरी माँ ने मेरे जो मतलब फादर हैं उन्हें धोखा दिया। ठीक है, तो सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, वाई डज हेमलेट किल पोलोनियस। वो जो हेमलेट है पोलोनियस को क्यों मार देता है। बिकॉज ही बिलीव्स हिज मदर इज़ हैविंग एन अफेयर, कि उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी माँ का उसके साथ अफेयर चल रहा है। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं था। बिकॉज पोलोनियस डज नॉट बिलीव दैट ऑफेलिया एंड हेमलेट शुड मैरी, कि मतलब उसे ऐसा लग रहा था, वो ब्लेम था उन लोगों की शादी के बीच में, ऐसा भी कुछ नहीं था। बिकॉज ही इज़ गोइंग क्रेजी, क्योंकि वो क्रेजी हो गया था। बिकॉज ही मिस्टेक्स पोलोनियस फॉर क्लॉडियस। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, क्योंकि वो मिस्टेक से उसे मार देता है, क्योंकि पर्दे के पीछे वो सुन रहा होता है ना, क्योंकि उसकी जासूसी करने पे लगा रहता था पोलोनियस को, ये काम था बस। तो उस समय जब वो बातें कर रहा था तो पर्दा हिल रहा था, तो उसे लगा कि क्लॉडियस होगा डेफिनेटली इसके पीछे, और गुस्से से तो भरा ही हुआ था। तो उसने मतलब बस ना कुछ देखा ना कुछ, बस सीधे उसको स्टैप कर दिया। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, आपका सही हो जाएगा। गलती से यानी क्लॉडियस समझ के उसने उसे मार दिया। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, वाई डज गर्टूड थिंक हेमलेट इज़ मैड। अब गर्टूड को क्यों लगता है कि जो हेमलेट है वो पागल हो गया है ना, क्योंकि वो ना अकेले में बातें करता रहता था, मतलब अपने आप से बातें करता था और अपसेट रहता था, गुस्से में रहता था, इसलिए उसे ऐसा लगता था।
सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, बिकॉज ही अपीयर्स टू बी टॉकिंग टू हिमसेल्फ, उसे अकेले में बातें करते हुए देखा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट मैसेज डज द घोस्ट ब्रिंग हैमलेट, जो घोस्ट है वो हैमलेट को क्या मैसेज देता है इस प्ले में, है ना। तो टू लीव हिज मदर एलोन, अपनी माँ को अकेले छोड़ने के लिए कहता है। टू रिमेंबर दैट ही हैज़ नॉट येट गॉटन रिवेंज, कि वो उसे याद दिलाता है कि उसने अभी तक स्टिल रिवेंज नहीं लिया उसने अपने फादर का। टू हाइड पोलोनियस बॉडी, उसकी पोलोनियस की बॉडी छिपाने को कहता है, या फिर गिव अप। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी, टू रिमेंबर, वो उसे याद दिलाता है कि अभी तक उसने रिवेंज नहीं लिया है अपने फादर का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, हु रोट ए शॉर्ट बायोग्राफी ऑफ शेक्सपियर एंड टाइटल्ड सम अकाउंट ऑफ लाइफ ऑफ मिस्टर विलियम शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर के ऊपर एक शॉर्ट बायोग्राफी लिखने वाले राइटर कौन है। सो द ऑप्शंस आर निकोलस रॉ, बेन जॉनसन, थॉमस हैनर, या फिर लुइस थेबॉल्ट। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, जो निकोलस रो हैं उन्होंने उनकी बायोग्राफी लिखी थी विलियम शेक्सपियर की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, हु हैज़ रिटन द पॉपुलर बुक शेक्सपियर सेक्स एंड लव, यानी कि किसने ये पॉपुलर बुक लिखी है शेक्सपियर के ऊपर। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी, स्टैनली वेल्स हैज़ रिटन द पॉपुलर बुक शेक्सपियर सेक्स एंड लव। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, एट वॉट एज शेक्सपियर अपीयर्स टू हैव रिटायर्ड टू स्टेट फोर्ट वेयर ही डाइड 3 years लेटर, ठीक है, कौन सी एज में वो जो है स्टेट फोर्ट चले गए थे, मतलब रिटायर होने के बाद वो वहीं रहने लगे थे, जब वो उसके वहीं पर वो 3 साल बाद उनकी वहाँ पर डेथ हो गई थी। सो किस एज में रिटायर हो गए थे वो, है। सो लेट्स सी द ऑप्शंस आर एट एज 49, 48, 47, 49। सो राइट ऑप्शन आपका जो ए वाला है वो हो जाएगा एट द एज ऑफ 49, अराउंड 1613, ठीक है, क्योंकि 1616 में तो उनकी डेथ हो गई थी, और जब उनकी डेथ हुई तो वो 1600 मतलब 51 साल के थे, है ना। ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, इन विच वर्क बेन जॉनसन प्रेजेंटली हेल्स शेक्सपियर इन नाउ फेमस कोट एज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम, यानी कि कौन सी वर्क में बेन जॉनसन ने शेक्सपियर को प्रेज किया है, जो कि अब फेमस कोट बन चुका है कि नॉट ऑफ एन एज, केवल वो एक सिंगल एज के लिए नहीं था, बट फॉर ऑल टाइम, मतलब वो तो एवरग्रीन है ना। तो एवरी मैन इज़ ह्यूमर, एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर, सेजनस, या फिर प्रीफेस टू फर्स्ट फोलियो पब्लिश इन 1623। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, ये जो कोट है ये इसका प्रीफेस है, ठीक है, फर्स्ट फोलियो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, विलियम शेक्सपियर इज़ ए क्रिटिकल ऐसे पब्लिश इन 1864 बाय, यानी कि जो विलियम शेक्सपियर एक क्रिटिकल ऐसे है, ये एक वर्क है, ये 1864 में किसके द्वारा पब्लिश कराया गया। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी, विक्टर ह्यूगो के द्वारा ये पब्लिश कराया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, which poem of Wordsworth begins with a description of him as a hard-hearted sinner impervious to the softening influence of nature, who makes his living as an itinerant hawker or poacher in Wordsworth not an expression of earthware। किस पोएम में, है ना, कौन सी पोएम है जो वर्ड्सवर्थ की इस डिस्क्रिप्शन के साथ मतलब बिगिन होती है। तो ये है पीटर बेल। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी, पीटर बेल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर दैट मिस्टर वर्ड्सवर्थ एंड आई वर नाइबर्स अवर कन्वर्सेशन टर्न, यानी कि उस ईयर, वो जो पहली साल जब वर्ड्सवर्थ और मैं क्या थे, एक नाइबर्स थे, जो हमारी कन्वर्सेशन थी वो टर्न हो अवर कन्वर्सेशन फ्रीक्वेंटली ऑन 2 कार्डिनल पॉइंट्स ऑफ पोइट्री हु कमेंटेड, ठीक है। तो यानी कि ये कह रहे हैं वो कि वो जो ईयर स्टार्टिंग का जिसमें हम दोनों नाइबर थे, तो जो पोइट्री पर कन्वर्सेशन था वो टर्न हुआ किस पर, पॉइंट मतलब कार्डिनल पॉइंट ऑफ पोइट्री पर जो हमारा कन्वर्सेशन था वो टर्न हो गया। ये कमेंट किया है किसने, कॉलरिज, सूथी, या फिर डिक्वेंसी, या फिर सैली, आपको बताना है। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, कॉलरिज का ये कमेंट है कि कॉलरिज और वो दोनों ही नाइबर थे और तो कोई इसमें था नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, इसमें आपको ये बताना है कि हु कंसीडर पोइट्री द प्रोडक्ट ऑफ हेड रादर देन हर्ट, यानी कि पोइट्री को कौन ये हेड वाला प्रोडक्ट मानता है रादर देन हर्ट, ठीक है। सो न्यू क्लासिकल जो पोइट्स थे वो पोइट्री को प्रोडक्ट ऑफ हेड मानते थे रादर देन हर्ट, ठीक है। जो पोइट्री है वो हेड से प्रोड्यूस होती है, ना कि हर्ट से, ऐसा उन लोगों का मानना था। सो आपका सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ अ पोइट मस्ट बी अ मैन पजेस्ड ऑफ मोर दैन यूजुअल ऑर्गेनिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ के अनुसार अ पोइट मस्ट बी अ मैन पजेस्ड ऑफ मोर
than usual organic sensibility. So the right option will be B. Next question number 41. According to Wordsworth के अनुसार poetry proceeds from the eternal feelings of the poet. ठीक है, जो पोइट्री है वो कैसी होनी चाहिए, उसमें पोइट की इटर्नल फीलिंग होनी चाहिए, है ना, तो आपका सी सही हो जाएगा, पोइट. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42. हाउ मैनी कॉजेज वर्ड्सवर्थ हैज़ मेंशन्ड दैट लीड टू पोइटिक कंपोजिशन. नहीं, पोइटिक कंपोजिशन के लिए वर्ड्सवर्थ ने कितने कॉजेज बताए हैं. सो ऑप्शंस हैं 6, 7, 8, 9. ठीक है, कौन सा सही ऑप्शन है आपको बताना है. सो द राइट ऑप्शन विल बी ए. 6 पोइटिक मतलब 6 कॉजेज बताए हैं उन्होंने पोइटिक कंपोजिशन के लिए, है ना. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43. इसमें आपको बताना है कि इन हिज कंट्रोवर्शियल नोवेल, अपने एक कंट्रोवर्शियल नोवेल में द सैटानिक वर्सेस, ये नाम है नोवेल का, सलमान रुश्दी अडेप्ट मेजर मोटिव एंड प्लॉट एलिमेंट फ्रॉम सच एज फॉल एंड सब्सिक्वेंट ट्रांसफॉर्मेशन. तो सलमान रुश्दी ने अपना जो एक नोवेल है उनका कंट्रोवर्शियल माना जाता है जिसका नाम है सैटानिक वर्सेस, उसमें ना कुछ एलिमेंट उन्होंने लिए हैं. किससे लिए हैं आपको बताना है, मतलब मिल्टन के वर्क से उसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, वो आपको बताना है कहाँ से लिए हैं. लेसिडस से लिए, पैराडाइज लॉस्ट से लिए, कॉमर्स से, या फिर पैराडाइज रीगेन से. सो द राइट ऑप्शन विल बी बी. पैराडाइज लॉस्ट से उन्होंने ये एलिमेंट लिए हैं और इसी के ऊपर नाम भी है इसका. ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44. लिब्रा ब्रे यूजेज अ कोट फ्रॉम पैराडाइज लॉस्ट टू नेम द सेकेंड बुक ऑफ अ ट्रायलॉजी. ठीक है, जो लिब्रा ब्रे हैं उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट का एक कोट है उसे उन्होंने अपनी बुक के नेम के लिए यूज़ किया है. कोटिंग फ्रॉम इट, टू रेन इज़ वर्थ एम्बिशन दो इन हेल, बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन. तो ये पता है ना आपको कि जो सैटर्न है उसका ये बहुत ही फेमस कोट है कि जो हेवन है उसमें सर्व करने से बेटर है कि हम अपना हेल में राज्य करें. तो ये जो कोट है ना उन्होंने टाइटल बनाया है अपनी बुक का. कौन सी बुक है ये उनकी, सो उसका नाम बताना है आपको. सो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, रेबल एंजल्स. ए सही हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45. नेम द अमेरिकन ऑथर रोट पैराडाइज लॉस्ट द नोवेल इन 1994 बेस्ड अपॉन द एपिक पोइम. ठीक है, तो आपको उस ऑथर का नाम बताना, उस अमेरिकन ऑथर का नाम बताना है जिसने पैराडाइज लॉस्ट लिखा है, उनका मतलब नोवेल है इन 1994 बेस्ड अपॉन द एपिक पोइम. इस ऑथर का आपको नाम बताना है. सो जोसेफ लैंजरा इसका नाम है. सो आपका जो सी ऑप्शन है वो हो जाएगा सही. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46. इन अमेरिकन ड्रामा थ्रिलर फिल्म द डेविल्स एडवोकेट 1997 पैकिनोज कैरेक्टर इज़ नेम्ड आफ्टर. ठीक है, तो ये अमेरिका में ये जो फिल्म बनाई गई है द डेविल्स एडवोकेट मिल्टन के ऊपर है ना. तो ये जो पैकिनो कैरेक्टर है ये किसके ऊपर है, मतलब बेस्ड है, ये मिल्टन के ही ऊपर है ना. मिल्टन का रोल प्ले करता है इस फिल्म में. सो आपका ए सही हो जाएगा, जॉन मिल्टन. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47. मिल्टन डिफाइंड हिज व्यूज़ ऑफ ग्रीक ट्रेजेडी इन द प्रीफेस टू. जो मिल्टन है उन्होंने ग्रीक ट्रेजेडी के ऊपर अपने जो व्यूज़ हैं वो अपने किस वर्क के प्रीफेस में डिफाइन किए हैं आपको बताना है. सो लेट्स सी द ऑप्शंस. पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रीगन, सैमसन एगोनिस्ट, या फिर लेसिडो. सो द राइट ऑप्शन विल बी सी. सैमसन एगोनिस्ट है जिसमें उन्होंने अपने जो है ट्रेजेडी के ऊपर व्यू प्रेजेंट किए. ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48. ओ माय गॉड, ये तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है. क्वेश्चन क्या, पूरी स्टोरी है. ठीक है, पढ़ देती हूँ जल्दी से भाई. ट्रेजेडी एज इट वॉज एंसेंटली composed hath been ever held the gravest, smallest and most profitable of all other poems, therefore said by Aristotle to be of power by raising pity and fear or terror to purge the mind of those and such like passions, that is to temper and reduce them to just measure with a kind of delight stirred by reading or seeing those passions well imitated. Nor is nature wanting in her own effect to make good his assertion, for so in physic things of melancholy hue and quality are used against melancholy, so and against so salt to remove salt humor. In which work Milton wrote it? भैया इतनी बड़ी लंबी कथा मिल्टन ने लिखी है, कौन से वर्क में लिखी है ये? पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रीगेन, सैमसन एगोनिस्ट, या फिर लेसिडस, ये आपको बताना है. सो द राइट ऑप्शन विल बी सी. ये सैमसन एगोनिस्ट में लिखा है उन्होंने. ठीक है, सो सी आपका सही हो जाएगा.
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49. Religion was nearly dead because there was no longer real belief in future life, but something was struggling to take its place. Service, social service. The ants creed, the bees creed. Who said? किसने कहा? ये स्टेटमेंट किसके द्वारा कहा गया ये आपको बताना है. सो द राइट ऑप्शन विल बी ए. जॉन गाल्सवर्दी said this statement. And next question number 50. When man evolved pity, he did a queer thing. यानी कि जब किसी इंसान के अंदर पिटी अराउज होती है तो एक अजीब सी चीज़ें करता है. Deprive himself of power of living life as it is without wishing it to become something different. Who said? ये किसने कहा? ये भी स्टेटमेंट है, आपको बताना है किसके द्वारा बोला गया है. सो ऑप्शन आर जॉन गाल्सवर्दी, बर्नार्ड शॉ, थॉमस हार्डी, डी.एच. लॉरेंस. सो द राइट ऑप्शन विल बी ए. जॉन गाल्सवर्दी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51. हु कोट द फॉलोइंग लाइन इन जस्टिस. जस्टिस में ये लाइन है, ये किसने बोली है? द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज़ नॉट स्टैंड. यानी कि जो क्वालिटी ऑफ मर्सी है वो मतलब वो ज़बरदस्त, किसी के अंदर जो मर्सी होती है ना, मर्सी की जो भावना होती है वो नेचुरल होती है, ज़बरदस्ती की नहीं होती है. जैसे लाइक अ जेंटल ड्रॉप्स ऑफ रेन, है ना. तो ये फेमस लाइन वैसे ओरिजिनली तो ये शेक्सपियर का जो प्ले है वहाँ से ली गई है ना, जो मर्चेंट ऑफ वेनिस है वहाँ से है. लेकिन जस्टिस में किसके द्वारा ये बोली गई है ये आपको बताना है. तो जस्टिस में वॉल्टर हाउ के द्वारा बोली गई है लाइन्स. ठीक है. सो आपका ए सही हो जाएगा. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52. कन्फ्लिक्ट आर ऑफ टू काइंड्स, एक्सटर्नल एंड. आपको ये बताना है कि जो कन्फ्लिक्ट है वो कितने प्रकार के होते हैं. एक तो एक्सटर्नल होता है और एक हमें पता है कि एक इंटरनल होता है. ठीक है. तो आपका जो ए है वो सही हो जाएगा. और हम इसे पहले वाले प्रैक्टिस सेट में डिस्कस कर चुके थे ये क्वेश्चन. ठीक है. कन्फ्लिक्ट कई प्रकार के होते हैं, जैसे मैंने बताया था मैन अगेंस्ट मैन, मैन अगेंस्ट नेचर, मैन अगेंस्ट सेल्फ. ठीक है. तो ये कन्फ्लिक्ट के ही हैं ये ऑप्शंस, एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट. ये कन्फ्लिक्ट के मतलब ऑप्शंस नहीं है. एक्सटर्नल और इंटरनल दो ही होते हैं कन्फ्लिक्ट. ठीक है. एक वो जो बाहरी दिखता है बाहरी रूप में, और एक जो वो हमारे मन के अंदर होता है. ठीक है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53. डेनोटेशन मीन्स. डेनोटेशन का क्या मतलब होता है? सो द लिटरल और प्राइमरी मीनिंग ऑफ ए वर्ड इज कॉल्ड डेनोटेशन. सो द राइट ऑप्शन विल बी ए. ए आपका हो गया सही. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54. A feeling or idea that is suggested by a particular word, although it need not be a part of the word meaning, or something suggested by an object or situation. So ये बताना इसका ऑप्शन आपको है ना. ये हम डिस्कस कर चुके थे लास्ट वाले रंजीत सर का जो प्रैक्टिस सेट मैंने कराया था. सो आपका जो ऑप्शन है सही वो हो जाएगा कैनोटेशन. सो ए यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55. ए सडन एंड सरप्राइजिंग एक्शन और टर्न ऑफ इवेंट स्पेशली इन ए प्ले. यानी किसी प्ले के अंदर कोई सडन और सरप्राइजिंग एक्शन होता है, मोड़ लेता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सो मेलोडिक ऑफ द थिएटर, अब इनिशियो, या फिर मेलोड्रामा. तो ये वाला भी क्वेश्चन डिस्कस किया था अभी मैंने लास्ट वाले में. सो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, ऑफ द थिएटर. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56. ए डैश इज़ ए लिटरेरी डिवाइस. ठीक है. ये लिटरेरी डिवाइस है फीचरिंग टू कंसेक्टिव लाइन, जिसमें टू कंसेक्टिव लाइन होती हैं पोइट्री की. दैट टिपिकली राइम, जिसकी राइम स्कीम होती है टिपिकल, एंड हैव द सेम मीटर, और सेम मीटर होता है. बताना है आपको क्या होता है, ट्रिपलेट, स्टैंजा, कपलेट या फिर क्वार्टरन. सो राइट ऑप्शन विल बी सी, कपलेट. कपलेट इज़ ए लिटरेरी डिवाइस फीचरिंग टू consecutive lines of poetry that typically rhyme and have the same meter. And next question number 57. अब्राहम कौली इज़ नोन फॉर इन्वेंटिंग द मैट्रिकल फॉर्म ऑफ. जो अब्राहम कौली हैं उन्होंने कौन सी मैट्रिकल फॉर्म को डेवलप किया था या उसके लिए वो जाने जाते हैं, ये आपको बताना है. सो अब्राहम ऑट, काउलियन ऑट, हॉरिशियन ऑट, या फिर नन ऑफ दी. सो द राइट ऑप्शन विल बी बी. जो काउलियन ऑड है इसको इन्होंने इन्वेंट किया था और ये इन्हीं के नाम पर इसे काउलियन ऑड भी बोला जाता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58. A report of something such as political situation or system or a person work or ideas that examine it and provide a judgment, especially a negative one. Such a report article is called. तो ऐसी जो रिपोर्ट है उसे क्या कहा जाता है? ठीक है. ये भी रिपीटेड है क्वेश्चन, अभी मैंने पिछले वाले में एक्सप्लेन किया था. तो इसे क्रिटिक बोला जाता है इस रिपोर्ट को, है ना. सो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, क्रिटिक. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59. द चॉइस एंड यूज़ ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेज इन स्पीच और राइटिंग इज़ कॉल्ड. यानी कि किसी भी स्पीच और राइटिंग में जो अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे हम डिक्शन कहते हैं. ठीक है. शब्दों का चयन, शब्दों के चयन को किसी भी राइटिंग में या किसी भी स्पीच में यूज़ करना होता है डिक्शन. ठीक है. सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, डिक्शन. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60. अ फोर्सफुल एंड बिटर verbal अटैक अगेंस्ट समवन और समथिंग.
देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। अ वोवल साउंड, एक वोवल साउंड इन विच द टंग चेंज पोजीशन, जिसमें जो टंग है वो पोजीशन चेंज करेगी टू प्रोड्यूस द साउंड ऑफ टू वोवल्स। दो वोवल्स की साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए टंग क्या करेगी, पोजीशन चेंज करती है। उसे हम क्या कहते हैं, लॉन्ग वोवल, डिप्थोंग, मोनोथोंग या फिर कोलोक्वियलिज्म। सो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है आपका वो हो जाएगा डिप्थोंग। डिप्थोंग का मतलब ये होता है कि जब जो टंग है हमारी एक साथ दो वोवल्स की साउंड को प्रोड्यूस करती है। जैसे कि आपने देखा है, आपने हिंदी में पढ़ा होगा, एक तो होते हैं ह्रस्व स्वर, है ना, अ ई उ ए ऐसे, तो वो एक ही बार में निकल जाते हैं, एक मतलब एक आघात में है। और एक होते हैं हमारे दीर्घ स्वर, यानी कि लॉन्ग स्वर, मतलब लॉन्ग, जिस पर टाइम लगता है हमें बोलने में, जैसे आ ई उ ए। तो जो लॉन्ग वाले होते हैं ना, ये मतलब दो वोवल साउंड होती हैं ये, तो इन्हें इंग्लिश में ना डिप्थोंग कहा जाता है। ठीक है, सो द राइट ऑप्शन विल बी बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। व्हाट डज प्रॉस्पेरो इंटेंड टू ड्रॉन आफ्टर ही हैज़ रिकन्सिल्ड विद हिज एनिमीज, यानी कि जब रिकन्सिलेशन होने के बाद जो प्रॉस्पेरो है वो क्या फेंक देता है, क्या ड्रोन कर देता है, हिज मैजिक गारमेंट, हिज बुक, हिज स्टाफ या फिर कैलिबन, आपको बताना है। ठीक है, सो द राइट ऑप्शन विल बी बी, हिज बुक, यानी कि उसकी जो मैजिक बुक थी उसे वो समुद्र में फेंक देता है जब रिकन्साइल हो जाते हैं सब लोग आपस में, मेल मिलाप होने के बाद में, है ना, एट द एंड ऑफ द प्ले। नंबर 63। व्हाट डज कैलिबन से इज़ हिज चीफ प्रॉफिट फ्रॉम लर्निंग लैंग्वेज, यानी कैलिबन का ये जो कहना है, उसने कहा है कि ये मतलब लैंग्वेज लर्न करने में जो जिस चीफ प्रॉफिट हुआ है उसका क्या मतलब, क्यों हुआ है, क्योंकि वो ये जान गया है कि कर्ज कैसे देते हैं, है ना, कर्ज कैसे दिया जाता है भाषा सीखने के बाद। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, ही नोज हाउ टू कर्स। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। विच करेक्टर डू स्टीफेनो एंड ट्रिंकुलो मोस्ट क्लियरली पैरोडी, यानी कि जो ये जो करेक्टर है ना द टेम्पेस्ट में, स्टीफेनो एंड ट्रिंकुलो, ये क्लियर पैरोडी है किसकी, ये दो करेक्टर्स की क्लियर पैरोडी हैं, वो आपको बताना है। जैसे प्रॉस्पेरो या फिर मिरिंडा की, नहीं, कैलिबन या फिर सिकोरेक्स की, नो, अलोंसो एंड गोंजालो, बिल्कुल भी नहीं, एंटोनियो एंड सेबेस्टियन, यस, दिस इज़ जो डी है आपका, ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। एंटोनियो एंड सेबेस्टियन की ये क्लियरली पैरोडी हैं दोनों करेक्टर, स्टीफेनो एंड ट्रिंकुलो, सो डी विल बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। व्हाट इज़ द फाइनल टास्क प्रॉस्पेरो ऑर्डर्स एरियल टू परफॉर्म, यानी कि जो प्रॉस्पेरो है वो एरियल को फाइनल टास्क क्या देता है करने को, टू रिलीज सिकोरेक्स, टू होल ए लोड ऑफ वुड, टू गिव द फ्लीट काम सीज ऑन इट्स रिटर्न टू इटली, टू टेक चार्ज ऑफ कैलिबन। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, वो है ना, वो जो फ्लीट है उसे शांत करने को कहता है, टू गिव द फ्लीट काम सीज ऑन इट्स रिटर्न टू इटली, सो सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। वी आर टोल्ड, ओ माई गॉड, हम 66 पे आ गए, हमें करने थे 60 क्वेश्चंस करने थे, चलो कोई बात नहीं। टोल्ड दैट वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टर्स हैज़ विजिटेड इंग्लैंड इन द टेम्पेस्ट, विच वन, ठीक है, इनमें से कौन सा करेक्टर है जो इंग्लैंड की विजिट करता है इन द टेम्पेस्ट, बताना है आपको, स्टीफेनो, प्रॉस्पेरो, ट्रिंकुलो या फिर अलोंसो। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, ट्रिंकुलो। So this is all about this video. Thanks for watching. Please do like and share this channel.